अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CDRituals। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब क्लासेस पे, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले लेट मी डिस्कस दी कमेंट सेक्शन। जो मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था, उससे रिलेटेड हमें कुछ आंसर्स और फीडबैक भी मिले हैं, वेयर इन मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आई थिंक किसी ने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया है कि व्हाट डज यूएस सैंक्शन मीन, और 4 तरीके के वो सैंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, यूएस सैंक्शन मीन्स इज किसी भी तरह का बिजनेस या फिर टैक्सेस या फिर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगा देना किसी भी कंट्री में। और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं आप, कोई 2 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो किन किन चीज़ों पे हो सकता है। बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, एनर्जी, न्यूक्लियर ट्रेड, दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वेयर इन यू कैन मेंशन इवन योर आंसर एज वेल। ठीक है। दूसरा था कि व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ सैंक्शन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट प्रीडोमिनेंटली किसी कंट्री से रिलेटेड है। हाँ, ये 4 तरीके के सैंक्शन होते हैं। पहला इकोनॉमिक सैंक्शन, ये जो हमने देख लिया है ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शन में यही आता है, फूड, मेडिसिन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जो कि अभी यूएस ने ईरान के ऊपर लगा रखा है, ठीक है। उसी को लिफ्ट करने की बात हो रही थी जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ठीक। इंटरनेशनल सैंक्शन क्या होती है, जैसे इट्स सैंक्शन इम्पोज बाय ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑन ए पर्टिकुलर नेशन, ठीक है। जैसे अभी यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पे किया है, ठीक है। नाउ सैंक्शंस, लॉ, कानून, इट रेफर्स टू समथिंग बाय कोर्ट। अब जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किसी कंट्री के ऊपर कोई सैंक्शन लगा दिया है, कानूनी कार्रवाई कर दी है, वो यहां पे आ जाता है। एक आता है प्रैग्मेटिक सैंक्शन। ये वो कंट्रीज होती हैं जहां पे किंगडम वगैरह, मतलब सालों से जो प्रथा चली आ रही है वो, ठीक है, जहां पे अभी भी किंग क्वीन वाला हिसाब चल रहा है। एंड एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स में ये देखा जाता था, अभी भी किसी किसी कंट्रीज में है। आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, लेकिन हाँ, अभी भी किसी कंट्री में ऐसा चलता है प्रैग्मेटिक सैंक्शन। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो आपको पता है हमारे डेली क्लासेस, डेली सेशंस होते हैं, एंड यूट्यूब क्लासेस के थ्रू देयर वाज वन मोर एमसीक्यू जिसका आंसर ए होगा। आई थिंक आप लोगों ने कमेंट करके बताया है, तो वेरी वेल डन। जिसका आंसर राइट है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर सकता हूं आपके साथ, हम डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज यूट्यूब क्लासेस, वी ऑल आर फैमिलियर विद दैट। अगर आप नए हैं तो आप प्लीज यूट्यूब क्लासेस को रेगुलर वॉच करें, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अभी भी हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि 50% ऑफ द क्राउड जो वॉच कर रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपको कोई भी छोटी सी भी इंफॉर्मेशन समझ में आती हो, अगर हमारा प्रोग्राम ठीक लगता हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। नॉट ओनली यूट्यूब, कम्युनिटी पोस्ट हमारी है, जो हमारी जनता है, जो हमारी व्यूवर्स हैं, ऑडियंस है, जो हमें इतना मोटिवेट करती है टू मेक दीज वीडियोज। डेली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पोस्ट होते हैं विथ रेफरेंस टू प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द मेन डिस्कशन ऑफ द डे। आज के 3 एडिटोरियल जबरदस्त हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उसको देखने लायक हैं। पहला है फॉर अफगान विमेन एंड इट्स रिग्रेशन, ठीक, ये मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज हिंदू न्यूज़पेपर, अफगान वुमेन इट्स द ग्रेट रिग्रेशन, ठीक है। दूसरा है अटैक ऑन फेडरलिज्म, ठीक, ये सबसे लव्ड टॉपिक रहा है, हमेशा चलता रहता है। इसके एक नए एंगल को हम आज देखेंगे। एंड देन व्हाट राइजिंग इनइक्वालिटी मीन्स, ये वो आर्टिकल है जो कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी 8 या 9 दिसंबर को, उस पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा एंगल है इसका, ठीक। 3 न्यूज़ है, तीनों इंपॉर्टेंट है, और हर न्यूज़ पे मैं 10-10 मिनट अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। वंस अगेन आई एम सेइंग, I will capture a very very different angle from the rest of the things. Okay, now
लेट मी मूव ऑन टू हियर विथ अफगान इट्स ग्रेट रिग्रेशन। ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, इंडिया एंड नेबरहुड अफेक्टिव पॉलिसीज। ठीक है, देखिए एथिक्स की भाषा में, प्रिंसिपल की भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं तो लॉर्ड कृष्णा ने कहा था कि पुरुषों से रिलेटेड, आदमियों से रिलेटेड, अगर आपको जीवन में समृद्धि, सुख, शांति, बुद्धिमत्ता चाहिए तो औरतों की इज्जत करिए, उनके मान सम्मान की इज्जत करिए, उनकी रक्षा करिए और उनकी सुरक्षा करिए। मतलब कि अगर कहीं जन्नत का, या कह सकते हैं अगर हमें सच्चाई का या कोई भी एक डिवाइन रास्ता पकड़ना हो तो वी शुड रेस्पेक्ट विमेन, बिकॉज विमेन दे आर द जेनेसिस ऑफ द बर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, not only in humanity, in human species, but everywhere the female who gives birth, not the men who give birth. Okay, so we should respect here. और यही बात हुई है अफगान से रिलेटेड कि जो उनको जन्म देते हैं उन पे ही वो उतना रेस्ट्रिक्शंस लगा दे रहे हैं। ठीक है, उनकी ही जो डेवलपमेंट है, उनकी जो आगे प्रोग्रेस है, वो रोक दे रहे हैं। ठीक, तो हम यहां बात करेंगे रिलेटेड टू अफगान एंड इट्स रिग्रेशन। ओके, उसको आगे बढ़ाने से पहले, ये हमारा अफगानिस्तान है, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज मुस्लिम शरीयत पर्सनल लॉ। ठीक है, पर्सनल लॉ क्या होता है मुस्लिम का, शरीयत का। ठीक, ये एक बहुत ही डिफरेंट एंगल है जो कि मैं आज कवर करने वाला हूं, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा है, कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज एक छोटा सा हिस्सा आई एम गोइंग टू टेल यू हियर दैट व्हाट इज मुस्लिम पर्सनल लॉ। सी, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो शरीयत पर्सनल लॉ है, शरीयत लॉ को कहते हैं डिवाइन लॉ। ओके, इसको हम डिवाइन लॉ कहते हैं। ये एक लीगल सिस्टम है। ठीक है, ये एक लीगल सिस्टम है मुस्लिम कम्युनिटी का। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट कि हम दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक, एक आता है, दिस इज, अगर हम इसको शरीयत को ऐसे लेते हैं, सो यहां, यहां और हियर एंड हियर। सो सबसे पहले आते हैं कुरान, होली कुरान। ओके, उसके बाद आता है हदीथ, उसके बाद आता है कियास एंड देन इजमा। आप ध्यान से सुनिएगा यहां पे। होली कुरान इज ऑफ कोर्स एन होली कुरान वो था जब जो मोहम्मद पैगंबर थे, मोहम्मद पैगंबर को ईश्वर ने ज्ञान दिया था। ईश्वर खुद आके मोहम्मद पैगंबर को ज्ञान दिए, और मोहम्मद पैगंबर ने गैब्रियल और जिब्राल की मदद से, जो फरिश्ते थे उनकी मदद से, लगभग 23 सालों में कुरान लिखी थी। 23 सालों तक कुरान लिखी गई। एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, और जिसको मुस्लिम पूरा दिलो दिमाग से फॉलो करते हैं, जैसे हम हिंदुइज्म में गीता फॉलो करते हैं। ठीक है, वैसे ही मुस्लिम्स में कुरान फॉलो करते हैं। और सो ये प्रोसेस था कुरान का। हदीथ, ये आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बेसिकली हदीथ पे है। ठीक है, हदीथ जो बेसिकली है वो बताता है कि इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विथ मोहम्मद पैगंबर। ये वो लोग थे, वो लोग मानते हैं जिनका डायरेक्ट संबंध था मोहम्मद पैगंबर जी से। ठीक है, यहां पे एमपी लिख दे रहा हूं मैं। एंड कियास वो है जो सिचुएशंस और सॉल्यूशन ना कि कुरान में हो और ना हदीथ में हो, वो कियास में होते हैं। मतलब कि एक लॉजिकल रीजनिंग वाली बात होती है। ठीक है, किसी को बेस बनाकर, मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे किया जाता है और उस पर जजमेंट दी जाती है। कियास में ये होता है। और इजमा है, इजमा बेसिकली कंसेंसस है। अगर इन तीनों में नहीं हुआ तो इजमा होता है। ठीक है, बेसिकली एक लीगल स्कॉलर, लीगल ज्यूरिस्ट ये लोग करते हैं, मतलब शरीयत सिस्टम में। ठीक, जो हम बात करेंगे वो हदीथ की। हदीथ डिवाइड होता है 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड होता है? एक है सुन्ना और दूसरा आता है डीड्स। सुनना मतलब होता है कथन, जो बातें कही गई हैं। ठीक है, और डीड्स मतलब होता है जो कार्य किए गए हैं, जो कर्मा किए गए हैं। ठीक, तो
सुन्ना में क्या होता है, ये वो लोग फॉलो करते हैं मोहम्मद पैगंबर ने अपने तरफ से जो बात कही। यहां मोहम्मद पैगंबर थे, ठीक है, इन्होंने जो अपने तरफ से बात कही वो सुन्ना में आता है। और मोहम्मद पैगंबर ने जो अपने तरफ से कृत्य किए, कर्म किए, जो भी चीजें की, वो डीड्स में आते हैं, ठीक है। डीड्स का लॉजिकल सिंपल मतलब होता है जो काम आप करते हैं, कर्म करते हैं, ठीक है। वो ये बेसिक डिफरेंस है सुन्ना और इसमें, ठीक। अब जो शरीयत है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब जो पूरा मामला है वो डिवाइड होता है शरीयत में, और यहां से बेसिकली इसको हम करते हैं यहां पे शिया और ये सुन्नी, ये दो कम्युनिटी है, इसको हम सुन्नी कहते हैं, ओके। ये दो कम्युनिटी है शरीयत पर्सनल लॉ में, जिसके हम बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली सुन्नी वो कम्युनिटी है, सुन्नी वो समुदाय है जो लोग, जिन्होंने बोला कि जब मोहम्मद पैगंबर नहीं रहे, तो लोगों ने कहा कि जो पद है, जो उनकी पोस्ट है, ठीक, पहला या तो उनको मिलनी चाहिए जो उनके परिवार के हिस्सा हैं, जो उनसे डायरेक्ट रिलेशन में हैं, ठीक। दूसरा, या तो उनको मिलनी चाहिए जो हकदार हैं उन चीज के, जो लीगल स्कॉलर्स हैं, जूरिस्ट है, जो बहुत फिलोसफिकल हैं, ठीक है, जो डिजर्विंग है, उनको मिलनी चाहिए। तो बेसिकली सुन्नी वो समुदाय हुआ जिन लोगों ने कहा कि जो पद है वो परिवार से मिलना चाहिए, ठीक है। शिया वो समुदाय हुआ जिन लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो हकदार होगा वही मोहम्मद पैगंबर के पद को स्वीकार करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये जो डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं वो, और ये जो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आते हैं, जो हकदार हैं, उनको मिलेगा, ठीक। तो बेसिकली जो शिया है, शिया इज द मोस्ट डोमिनेंट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये 80, और मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है शिया की, 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन आर मुस्लिम। इंडिया में भी सबसे ज्यादा लोग वो सुन्नी है, सॉरी, ये 85 to 90%। यहां पे हम आएंगे। शिया इज बेसिकली जो ईरान में लोग हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। शिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 25 करोड़ है और उससे भी कम है, ठीक। शिया की पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ है, और जो सुन्नी है वो 80 to 89%। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सुन्नी, और यहाँ पे आ जाता है शिया। सुन्नी जहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में, ये सारे सुन्नी समुदाय के लोग हैं। शिया समुदाय के लोग ईरान में पाए जाते हैं, यहाँ पे लगभग 25 करोड़ की इनकी आबादी है, ठीक। यहाँ पे जो सुन्नी समुदाय है वो एक थोड़ा सा कठोर है विथ रेफरेंस टू ट्रिपल तलाक एंड ऑल, जिसमें चर्चा होती है, आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें। शिया वो समुदाय है जहाँ पे लिबरल हैं ये लोग, ओके, और यहाँ पे 3 तलाक की बात नहीं होती है, ठीक। ईरान में 3 तलाक नहीं है, ओके। सो ये है मामला। आई थिंक आपको एक ओवरऑल बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली जो शिया है, ये लोग इमामी धर्म फॉलो करते हैं, इमामी धर्म। लेकिन जो सुन्नी है वो एक हनफी धारा होती है, ठीक है। ये कई पार्ट्स में डिवाइड है, हनफी धारा होती है, देन मलिकी होती है, और 4 भाग में डिवाइडेड होते हैं। तो बेसिकली हनफी को ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा। हनफी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। हनफी बेसिकली इसमें क्या हुआ था, जब औरंगजेब ने रूल किया था, जब मुगल लास्ट सबसे बड़े एम्परर रहे उस टाइम के, औरंगजेब ने अपने उस किताब में, उनकी किताब का क्या नाम था, आई विल जस्ट टेल यू, अपने किताब में उन्होंने जितने भी मुस्लिम कोड ऑफ कंडक्ट थे, पर्सनल लॉज थे, सबको एक जगह मिला के एक किताब लिख दी थी, ठीक है। और उस किताब को ही फॉलो करते आया गया था। तो वो किताब बन गई थी यहाँ पे, जो भी शरीयत पर्सनल लॉ थी उसकी जो क्रिमिनल एस्पेक्ट था वो लोग फॉलो किया करते थे। उसमें से एक आया हनीफी धारा। हनीफी धारा बेसिकली वो होती है जो कि खुदा के मर्जी के खिलाफ आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। खुदा के मर्जी के खिलाफ अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो है हनीफी संप्रदाय के अगेंस्ट में, ठीक। सो हम यहां समझते हैं कि हनीफी धारा क्या होती है। तो यहां पे मैंने मेंशन किया है
व्हाट आर क्राइम्स अंडर शरीयत लॉ। देखिए, क्राइम्स में बहुत ही ज़्यादा ये कन्वेंशनल थे, बहुत अथॉरिटेरियनिज्म इनकी चलती थी। सो क्राइम फॉल्स इनटू 3 कैटेगरी इन शरिया लॉ: ताजिर, कीसा, हुदूद। हुदूद सबसे पहले आता है। हुदूद में कहा जाता है, हुदूद में 2 पार्ट्स होते हैं, जीना और जीना होता है, वैसे जीना एडल्ट्री को कहते हैं, और फिर एक चोरी भी आती है। तो हुदूद में जीना वो होता है जो कि समाज ये बेसिकली वुमेन के लिए होता है, वुमेन के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। समाज पत्थर मार मार के अगर कोई आप काम किए हैं, अडल्ट्री किए हैं, जीना होता है अडल्ट्री, ठीक है। और ये बेसिकली औरतों के लिए ही बना है ये कानून, ठीक है। अगर किसी औरत को कोई पाया गया कि ये गुनहगार है, ये खुदा के डिसीजन के अगेंस्ट जा रही है, तो इनको हुदूद के तहत जिना दिया जाता है। जिना में पत्थर से मार मार के उनको मार दिया जाता है। और इसी पे ये गाना बना था कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये एक गाना था बहुत पुराना। तो ये हुआ करता था। चोरी वगैरह होती थी तो इसमें हाथ काट दिए जाते थे। ये था हुदूद का, ठीक। दूसरा आता है कीसा। कीसा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। कीसा में क्या होता है कि जो मनुष्य के आपस के अपराध हैं, मतलब एक तरीके से सिविल मामले आप लगा लो, ठीक है। क्राइम्स रिजल्ट्स ऑफेंडर सब्जेक्टेड टू एग्जैक्ट एफिलिएटेड विक्टिम, सेम, अगर एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं तो वो कीसा में आ जाता है। ताजिर वो आता है जो इन दोनों में जो मामले नहीं आए वो ताजिर में आता है, और फिर किसी लीगल ज्यूरिस्ट या स्कॉलर से फिर उसकी सुनवाई होती है, ठीक। ये मामला टोटल का टोटल होता है। एक और मामला होता है जहां मैं आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि रेप का जो मामला हुआ था, यहाँ पे हुदूद में रेप का जो मामला है वो बहुत ही वाहियात था। मतलब ये था कि अगर किसी महिला के साथ ये उत्पीड़न हुई है, रेप की शिकार हुई है वो महिला, तो उसको अपना क्राइम, उसको वो क्राइम प्रूव करने के लिए एविडेंस के तौर पे 4 पुरुष 4 मर्द को एविडेंस बनाना पड़ेगा, जिसमें से एक आई विटनेस भी होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं मतलब कि किस तरीके से। एक बहुत पॉपुलर केस आया था मुख्तारन बीबी का, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप मुख्तारन बीबी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक जीता जागता एग्जाम्पल है इस मामले में, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको सर्च करिएगा मुख्तारन बीबी के नाम से। इट्स वेरी एविडेंट, और आप यू विल गेट अ गुड नॉलेज अबाउट इट। एक्चुअली आप रिलेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के। पाकिस्तान में हुआ था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ये मामला गया था। इट्स अ वेरी वेरी फेमस केस, ओके। नाउ, जो मैंने आपसे कहा था कि जो औरंगजेब की जो किताब का नाम था वो था फतवा आलमगीरी, ओके। तो फतवा आलमगीरी वॉज दैट बुक जिन्होंने सब कुछ एक साथ लगा दिया था। तो अब आइए इस मुद्दे को यहां समझते हैं कि जो तालिबान बोल रहा है कि अब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे अपने शहर में, अपने देश में, वो यही है कि यहां पे मेंशन किया हुआ है मैंने कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ शरीयत पर्सनल लॉ इन वुमेन, ठीक है। तालिबान रूल में यह है कि आप हाउस अरेस्ट होके रहेंगे, बुरखा पहन के ही निकलना है। आप किसी मर्द के साथ, मेल आदमी के साथ ही बाहर जाएंगे, एस्कॉर्ट होके जाएंगे। आप अपने बालकनी में नहीं निकल सकते हैं। आपको हाई हील नहीं पहनना है, ठीक है। आप किसी दूसरे मतलब गैर मर्द के साथ आप तो दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, वरना तो फिर वो हुदूद में आ जाएगा, ठीक। और हाँ, एक और बात थी कि अगर वो औरत, अगर वो रेप की शिकार, रेप की विक्टिम है, अगर वो औरत एविडेंस प्रूव ना कर पाई तो फिर उसको हुदूद के तहत, जीना के तहत उसको सजा सुनाई दी जाएगी। आप समझ सकते हैं इसका मतलब लेवल। तो यही चीज है, अगर इन लोगों से गलती होती है और इन लोगों को एविडेंस सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये लोग हुदूद के तहत जिना होगा इनका, ठीक है। लाउडली नहीं बोलना है, ठीक। फोटोग्राफी, फिल्मिंग, डिस्प्लेइंग पिक्चर्स, फीमेल न्यूज बुक्स वगैरह, दीज आर नॉट अलाउड, ठीक है। And women's are not appeared in balconies. Women's have to be removed from the place, names, and there are so many things. Okay? तो यही चीज मैंने आपको बताई है कि what is शरिया, ठीक। ये बेसिकली एक मोरल प्रिंसिपल है। ये सारी चीजें कही गई हैं, ठीक है। कही हुई बातों के बेस पे ये पूरा हदीत बना हुआ है। एक दूसरे से जो चर्चा हुई है, क्या होना चाहिए जीवन में, क्या नहीं होना चाहिए, इसी पे बना है, ठीक। So Sharia has been applied in varying degree with great diversity in practice by individual Muslim, predominantly Muslim countries like Saudi Arabia, Qatar, ईरान, ठीक है। ईरान में लेकिन कौन है? शिया हैं, ठीक है, जो थोड़े से लिबरल हैं इस मामले में, ओके।
ना जो चर्चा है वो आज की वो ये है कि तालिबान जो वहाँ की अभी रिसेंटली गवर्नमेंट बनाई है अगस्त में, उन्होंने शुरू में तो बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, लेकिन धीरे धीरे आके वो अपने प्रोमिसेस को फेल कर रहे हैं, अपने प्रोमिसेस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत का मतलब ये है कि एक वो फरमान जहां पे आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस फरमान दे दिया जाएगा। फरमान इज नॉन कंसेंटेड, कंसेंट आपका नहीं लिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें मैंने न्यूज़पेपर से ही काट के मेंशन की है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सो ये फरमान जारी किया गया था कि अंडर द ग्रैब ऑफ इम्पोजिंग इस्लामिक लॉ हैव बिगन स्नैचिंग अवे द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। जो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें इम्प्लीकेशंस ऑन शरिया, ये फरमान जारी किया गया था, ठीक है। नाउ डिस्पाइट द फैक्ट दैट वुमेन कंप्राइज लगभग 27% वुमेन की वर्कफोर्स है वहां के गवर्नमेंट और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, फिर भी तालिबान हैज गॉन अहेड एंड इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इवन ऑन फीमेल सिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाय बारिंग देम रिटर्निंग टू मेन, ठीक है। जो 27% वुमेन का वर्कफोर्स था उसको भी रिप्लेस कर दिया है मेन से, अब नहीं होगा, ठीक। बट while segregating classes based on gender side is one of the stories snatching बेसिकली यही है कि आप एक टाइम पे जो एजुकेशन थी, जो विमेन एजुकेशन थी तालिबान की, अफगानिस्तान की, बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन आज उन औरतों को, उन बच्चों को वो मौका नहीं मिल रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, कि लड़के लड़की अलग पढ़ रहे हैं उनको, लेकिन एजुकेशन से उनको दूर रखना, उनके राइट टू एजुकेशन लेना, ये तो फिर बहुत ही इज लाइक उनके फ्यूचर के साथ आप खेल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनको पॉवर्टी में ढकेल देगा, ठीक है, एक अनएडुकेटेड सेगमेंट बन जाएंगी, फिर एक सोसाइटी के लिए लोड हो जाएंगे। वो जब खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर बर्डन बन जाएंगे, और ये चीज़ें अब हो रही हैं वहाँ पे, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो गर्ल्स अकाउंटेड फॉर 39% ऑफ द कंट्रीज 9.5 मिलियन स्टूडेंट, लगभग 39%, ठीक है, 39% तो बच्चे, जो लड़कियां हैं जो कि स्कूल जाने वाली हैं, ठीक। फीमेल पार्टिसिपेशन एजुकेशन वाज हाई है 65%, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 65% था जब मतलब ये लोग नहीं आए थे, ठीक है। सो क्या हुआ था, एक स्पेशल डिग्री, ठीक है, एक और स्पेशल डिग्री, एक कानून पास कराया गया था 3 दिसंबर को, हाल ही में हुआ, कि विमेन्स राइट को लेके। और वो राइट क्या थे वो भी सुनिए। वो राइट ये थे कि मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, अडल्ट वुमेन्स कंसेंट इज नेसेसरी ड्यूरिंग मैरिज, ठीक। अब आप कहेंगे कि ये बात तो बड़ी अच्छी है कि उनकी रजामंदी होनी चाहिए औरतों की शादी से पहले, और प्रॉपर्टी में हक भी होना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हैं ये सिर्फ शादी से रिलेटेड मामला है। इसमें ये कहीं नहीं मेंशन है कि वो बच्ची होगी या फिर एडल्ट होगी। एडल्ट की मीनिंग ही नहीं दी गई है इसमें। 10 साल की भी हो सकती है, 12 साल की भी हो सकती है, 50 साल की भी हो सकती है, कभी भी कोई भी एज कोई मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। मतलब कि औरतों को वहां पे प्रॉपर्टी का झांसा देके, कंसेंट का झांसा देके, आप उनको किसी भी उम्र में उनसे शादी कर रहे हैं, और शादी करने के बाद क्या, फिर ये सारी चीजें आएंगी। ये तो वैसे भी हैं, ये शरीयत लॉ में अफगानिस्तान, ये सारी चीजें वैसे भी आएंगी, ठीक है। सो एक चीज ये कि आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि आप दिखा कुछ और रहे हो और फिर बदले में उनसे ले इतना कुछ रहे हो। सो इट्स रियली अ शेम, एंड आई थिंक सो देयर आर फ्यू कंट्रीज दे आर डूइंग इट, पार्टिसिपेटिंग इट टू ये डिस्पैरिटी कम हो, ठीक। सो कहा गया है ये वेलकम मूव है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये वेलकम मूव है, ठीक है। और सारी चीज़ों का भी राइट होना चाहिए, ठीक है। सो 49 ईयर्स ऑफ एज, इतना देखिए वही आंकड़ा दिखाया यहाँ पे कि जितनी भी महिलाएं हैं, लगभग 28% जो महिलाएं हैं वो 15 से 49 साल के बीच में हैं, जिनकी शादी 18 साल से पहले ही हो गई थी। ये वही बात है, यूनिसेफ का डेटा है ये, ठीक। जेंडर बेस्ड वायलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट परवेसिव वायलेंस। स्टडी सजेस्ट किया है कि 87% ऑफ अफगान वुमेन एक्सपीरियंस की है वायलेंस, फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, ऑलमोस्ट 62% इन मल्टीपल फॉर्म्स। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आउट ऑफ 100%, मतलब कि हर 5 में से 4 महिलाओं के साथ ये हो रहा है, ठीक है। 4 के 4.5 ये आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है। सो
पहले क्या होता था कि जब तालिबान कंट्रोल नहीं कर रही थी गवर्नमेंट, तो पहले ये होता था कि लोग शेल्टर ले लेते थे, लोग जाते थे हॉस्पिटल्स में। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई है। अब तो जो जेल में जो बंदी हैं, जो अपराधी हैं, उनको तालिबानी ने खुला छोड़ दिया है। वो जिनको जिनको रेप के इल्ज़ाम में बंद थे, जो जेंडर मोर्टेलिटी, इन सारी चीज़ों को लेके जेल में बंद थे, उनको हटा दिया है, उनको निकाल दिया है जेल से। अब वो घूम रहे हैं और आतंक मचा रहे हैं। तालिबान की अफगानिस्तान की एक मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री वुमेन्स अफेयर मिनिस्ट्री थी, उसको इन्होंने नाम चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोशन प्रोपोगेशन ऑफ वर्च्यू एंड ऑल। सो ये जानने वाली बात थी। सो मेन मुद्दा था जो मैंने आपको बता दिया है, शरीयत पर्सनल लॉ, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप कोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ लेट अस मूव आउट टू आवर नेक्स्ट। जो हमारा अगला एडिटोरियल है वो है फिजिकल फेडरलिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। जीएस पेपर 2 का टॉपिक है फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये बहुत ही मोस्ट लव टॉपिक है हिंदू का भी, और होना भी चाहिए, ठीक है। वो संतुलन, बैलेंस बना रहना चाहिए सरकारों के बीच, राज्यों के बीच, ठीक। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म, जब हम फिजिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे पैसे रुपए से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड मामला सामने आ जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट। सेंटर तो कहीं लिखा ही नहीं है, यूनियन लिखा है, लोग सेंटर सेंटर बोल बोल के सेंटर हो गया। इट्स लाइक ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके। नाउ किसी ने कहा था, इस आर्टिकल में ही कहा था कि नाउ आफ्टर वी हैव फ्रीडम, ठीक है, टू डू अवे विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ही हमें रिमूव किया था और हमें फ्रीडम मिली ताकि पावर जो है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो। लेकिन ये जो टोटलिटेरियनिज्म है वो, उसकी निंदा ये ऑथर कर रहे हैं यहाँ पे कि टोटलिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए। टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है कि पावर एक ही जगह इकट्ठा होती है, जैसे कि हमारे हिटलर साहब थे। हिटलर साहब के टाइम पे वही रूल करते थे, एक मिलिटेरियनिज्म था, एक अथॉरिटेरियनिज्म था, टोटलिटेरियनिज्म था, ये सब कुछ वही डिसाइड करते थे, ठीक है। चाहे उनके टेरिटरी में कुछ भी हो रहा हो, वही डिसाइड करते थे, वही पॉलिसी बनाते थे। तो ऑथर का यही कहना है कि जो ये ऑथर थे उन्होंने मेंशन किया है कि बी पोकर साहिब एक मुस्लिम लीग के मेंबर हुआ करते थे केरला में। उन्होंने ये लिखा है कि इन द सेंटर इज रियली टैंटमाउंट टू टोटलिटेरिज्म, जो कि निंदा करने वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कोऑपरेटिव मामला होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग द फिजिकल फेडरलिज्म, हमारे फिजिकल फेडरलिज्म के 4 पिलर्स हैं, वही मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। तो बेसिकली इफ आगे बढ़ने से पहले अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर मेन्स आंसर एज वेल, ठीक है। बैकग्राउंड ये है, फिजिकल फेडरलिज्म के 4 पिलर्स होते हैं। पहला है फिनेंस कमीशन, ओके। फिनेंस कमीशन क्या करता है, ये फोकस करता है पब्लिक गुड और इम्बैलेंसेस, जो टाइप 1 है फाइनेंस कमीशन में, उसको रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ बेसिक पब्लिक गुड्स इम्बैलेंसेस, ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट फिर पॉलिसीज बनती हैं। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन का नाम था, अब पहले के नाम से था, अब नीति आयोग के नाम से है। सेकंड पिलर है डीलिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल डेफिसिट, ठीक है। स्मार्ट सिटीज वगैरह होगा, नीति आयोग के थ्रू आता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह हो गया, कैपिटल डेफिसिट हो गया किसी बैंक से रिलेटेड, ये नीति आयोग से रिलेटेड टाइप 2 में आता है ये, ठीक। इसमें रीजनल इम्बैलेंसेस, ठीक, रीजनल इम्बैलेंसेस बोले तो जो इंटर स्टेट इम्बैलेंसेस हैं, जो आय को लेके, संपत्ति को लेके जो इम्बैलेंसेस हैं, जो प्रॉफिट को लेके इम्बैलेंसेस हैं, उसको मैनेज करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, मतलब कि नीति आयोग को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाए, जिससे कि जो आय की जो वितरण है, मतलब कि जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट में, वो मॉनिटर होता रहे, इवैल्यूएट होता रहे, ताकि जो रेवेन्यू है, जो कैपिटल ग्रांट्स हैं, वो मतलब किसी को बायस ना हो, किसी में ज़्यादा किसी में कम ना जाए, ठीक है। तो ये इवैल्यूएट और मॉनिटर करता है। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। इट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एज इट कैन इफेक्टिवली नेगोशिएट बिटवीन द स्टेट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे वो था वन नेशन वन राशन कार्ड, इस स्कीम के तहत आता है, तो लाइक द स्टेट ट्रांसफर ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तीसरा पिलर है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तीसरा पिलर है फिजिकल फेडरलिज्म का, स्ट्रेंथनिंग दी लोकल फाइनेंसेस एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। मतलब कि पावर जो है डिसेंट्रलाइज होगी, ऊपर से लाइक इनवर्ट ट्री,
ठीक है, इनवर्ट पिरामिड ऐसे 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 पूरा डिसेंट्रलाइज होगी, राइट। लोकल पब्लिक फाइनेंस, द क्रिएशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कंसोलिडेटेड फंड, ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइजेशन में आएंगी। चौथा जो आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जिससे लोग परेशान भी हैं, लोग खुश भी हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस सिंपली जो फोर्थ पिलर है फिस्कल फेडरलिज्म का, और जहाँ पे सिंगल रेट जीएसटी है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जो कि भारत का हर एक व्यक्ति देता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे ना हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, देना पड़ता है इसको जीएसटी। ठीक है, विद सुटेबल सरचार्जेस, सिन गुड्स दैट आर हार्मफुल टू सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, ड्रग्स हो गया। ठीक है, जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड रिफॉर्मिंग ऑफ इंटीग्रेटेड आईजीएसटी एंड ई वे बिल, जो हम सीजीएसटी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, राइट। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखता है ये। द जीएसटी शुड बी अंडरटेक रिफॉर्म्स इन फॉर्म एंड ट्रांसपेरेंट मैनर बाई क्रिएटिंग ओन सेक्रेटेरिएट एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स। ओके, तो जैसा निर्मला सीतारमन जी हैं, जब जीएसटी का अभी जो स्लैब्स मेंशन किया है वो बहुत ट्रांसपेरेंट था, दो बहुत सारे उसमें भी क्रिटिसिज्म आए थे, लेकिन उन्होंने सारे स्लैब्स को मेंशन किया है, सारे प्रोसीजर्स थे उनको मेंशन किया है विथ एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक, सो ये जो कटआउट है वो मैंने न्यूज़पेपर से ही लिया है। सो बेसिकली इनका ये कहना है, और ये चीज़ें आप अपने क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो, ये चीज़ें आप अपने इश्यूज में भी लिख सकते हो। ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट है, और वो क्या पॉइंट्स हैं? फिस्कल फेडरलिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है पैंडेमिक से पहले कुछ लगभग सीरीज ऑफ स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि जो स्टेट और सेंटर में इम्बैलेंस क्रिएट किए। वो क्या क्या थे? सो इन्होंने कहा कि जो डीमोनेटाइजेशन का जो मुद्दा था वो बिना कंसल्ट करके लिया गया था स्टेट के थ्रू। इनफैक्ट जो जीएसटी का मामला था उसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज करने से पहले बहुत ज़्यादा रेटिफिकेशन नहीं ली गई थी। ठीक है, जो आउटसोर्सिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन जो था वो भी स्टेट से सहमति से नहीं लिया गया था। इनफैक्ट डीले इन ट्रांसफर ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हो गई, ये सब भी एक डिलेड फंक्शन के थ्रू हो रहे हैं। तो जो राज्य हैं और जो केंद्र सरकार है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, और कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी। ठीक है, ये तो स्कीम्स थी, राइट। ध्यान रखिएगा, ये हम स्कीम्स की बात कर रहे थे। नाउ अब जो हम बात करेंगे वो पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं। यूनियन गवर्नमेंट इन द रीसेंट पास्ट हैव आल्सो लेड द वीकनिंग ऑफ स्टेट्स ऑटोनॉमी। दिस इंक्लूड्स फार्म लॉ आया। ठीक है, ये बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया। फिर जो एनसीआर वाला आया वो तो हद ही थी, मतलब जबरदस्ती आपने इंक्लूड किया और परेशान किया। ऑलरेडी जबकि हमारा सीएम है यहाँ पे दिल्ली में। ठीक, इंडियन मैरीन फिशरी 2021, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डैम सेफ्टी बिल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। एंड ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्टेट से बहुत डिस्कस नहीं किया गया था। फेडरलिज्म यहाँ तो हिंडर हुआ ना। ठीक है, फेडरलिज्म का हिंदी मतलब होता है संघवाद। संघ, एक संघ होके, वाद मतलब आइडियोलॉजी, इज्म मतलब आइडियोलॉजी। ठीक है, तो जो एक संघ होके डिसीजन ले, फैसले ले, उसी से तो आगे बढ़ेगी चीज़ें। लेकिन ये कहना यह है ऑथर का कि इन्होंने इन सारे चीज़ों को लेने से पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं की थी। ठीक है, एक कहीं ना कहीं टोटलिटेरिज्म वाली बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। दूसरी चीज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड रिजर्व बैंक इंडिया डायरेक्टिव ऑन कोऑपरेटिव, ये तो आपने सुना ही होगा, जो अमित शाह जी इसको लीड कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ, नई मिनिस्ट्री जो बनी है। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है दैट द स्टेट्स हैव मेजर रेगुलेट सेक्टर दैट इज स्ट्रगलिंग टू रिकवर द डिवास्टेशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है वो सारी मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उनके साथ ये कोऑपरेट करेगा। इज लाइक ए जंक्शन, इनके भी साथ, इनके भी साथ, इनके भी साथ, इज लाइक कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और इसके वजह से क्या हो रहा है, कुछ पेंडिंग चीजें हैं, स्टेट को पैसा नहीं मिल पा रहा है। ठीक, अब जो इन्होंने कहा है यूनियन गवर्नमेंट ने कि आपके पास तरीका है, आप कर सकते हैं। हम भले हमारे पास थोड़ा टाइम लग रहा हो आपके स्टेट में पैसा जाने के लिए, लेकिन आप हमसे पैसा उधार ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो उल्टी बात होगी ना, आप उनका पैसा भी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं कि अभी तो आप हमसे उधार ले सकते हैं। और उधार लेने के लिए
कुछ ये टर्म यूज होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 3% से 5% बढ़ गया है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज। अब इंक्रीज इसलिए किया गया है और उस पर कंडीशन भी लगाई है। ठीक है, कंडीशन ये है और इंसेंटिव्स दिए गए, अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म, ये सारी चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है कि आप 3 से 5% तक कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो 3% पे लेंगे, करते हैं तो 5% आपका बढ़ जाएगा वो। ठीक है, सो मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर स्टेट टू परसीव दिस एज एन एड्रेस ऑफ देयर इनकम। ठीक, नाउ ये तो क्वेश्चन है, हम इस पे आते हैं अपने आर्टिकल पे। सो आर्टिकल में ये पूरा डिटेल में यहां मेंशन हुआ है वॉट एवर आई हैव जस्ट डिस्कस्ड हियर अभी। ठीक है, एंड हियर ऑल्सो इट हैज बीन रिकमेंडेड सोल्यूशन ये दिया गया है कि जो नेशनल कमीशन रिव्यू ऑफ द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये डिमांड कर रही है कि एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मैंडेट होना चाहिए टू फैसिलिटेट। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके वे फॉरवर्ड में हो सकता है, ये आपके की टेक अवेज में हो सकता है, ये आपके सॉल्यूशंस में हो सकता है। ठीक है, फ्रेमवर्क जो है क्रिएट करना पड़ेगा, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। कैसे क्रिएट होगा? रेकमेंड करेगी नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि यूनियन और स्टेट के बीच में वो बातें अच्छे तरीके से फ्लो हो, और खास तरह की कॉन्करेंट लिस्ट है जो हमारा, जिसपे स्टेट और राज्य दोनों फैसला करती हैं, उस पे जरूरी है चर्चा। ठीक है, कहा जाता है हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट बहुत टाइम से इंप्लीमेंट करती आ रही है। ठीक है, यही चीज हुई थी केरला के टाइम पे। बहुत पहले केरला ने हेल्थ से रिलेटेड मामलों में अपनी सक्रियता दिखाई थी, और केरला आज दूसरे लेवल पे है, तमिलनाडु आज दूसरे लेवल पे है। ठीक है, सो इनका यही कहना है कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ठीक है, जो सिर्फ उस कॉन्करेंट लिस्ट वाले मामलों पे ही, जो सेंट्रल स्टेट के मामले हैं, पेमेंट से रिलेटेड मामले हैं, उन पे ध्यान दे। फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। लैक ऑफ इट इज गोइंग टू प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। द यूनियन गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट रिसोर्सेज टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कंसल्टेशन विद द स्टेट एज ए पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, सो अगर संतुलन बनाना है हमारे गणतंत्र इसमें, जो हमारी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो यूनियन और सेंटर का, जो यूनियन और स्टेट है, उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज कुड बी एनीथिंग। ठीक है, मनी भी आ जाएगा उसमें, और टैंजिबल नॉन टैंजिबल गुड्स सब आ जाएंगे। ठीक है, तो फैसिलिटेशन उसका बहुत ज़रूरी है। ये एक अच्छा आर्टिकल था, इसमें से जो आप फ्री PDF डाउनलोड करेंगे, जो समन्वय फॉर्म का लिंक दिया है, उससे आप निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, हियर व्हाट राइजिंग इनइक्वालिटी मीन्स। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स हैव बीन इनइफेक्टिव, इसी वजह से। ठीक है, एंड देयर आर नो पॉलिसीज। अगेन वैसे एक ये जो आर्टिकल हैं, ये एक दूसरे से एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर स्टेप 1 एंड देन स्टेप 2, इसकी वजह से ये भी हो रहा है। तो ठीक है, ये इस पे जो हमारा फिजिकल फेडरलिज्म था, 2 क्वेश्चंस हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट करके बताइए, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ जल्दी से हम आते हैं अपने व्हाट राइजिंग इनइक्वालिटी मीन्स। पॉवर्टी से रिलेटेड है इश्यू, SC/ST इशू रिलेटेड टू वुमेन, इश्यू रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, ह्यूमन रिसोर्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, और ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के आधार पे है। तो देखिए, जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, उसका एम क्या है? एम ये है कि ग्लोबल इनइक्वालिटी डायनेमिक को ऑब्जर्व करें, ग्लोबली, नॉट इंडिया लेवल, ग्लोबली। ठीक है, इनइक्वालिटी आज़ादी से पहले और बाद में। देखिए, इनइक्वालिटी जो है, इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया टुडे इज वर्स देन ब्रिटिश रूल। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और कैसे है? अंडर ब्रिटिश 1858 से लेके 47 तक टॉप 10 गॉट 50% ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, टुडे इज लोअर देन 57%। उस टाइम पे जो टॉप 10 थे वो 15% ऑफ नेशनल इनकम है, लेकिन आज का टॉप 10 आपको पता है, हमने डिस्कस किया था हमारे एक्सप्लेनर में भी, करंट अफेयर्स में भी। ठीक है, इन अ डेकेड, थोड़े कुछ सालों बाद क्या हुआ, दशक बाद क्या हुआ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस लाइक, तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, कुछ पॉलिसीज आई, नेहरू जी ने कुछ पॉलिसीज निकाली थी,
तो इनइक्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हुई, जिससे ब्रिंगिंग डाउन द टॉप शेयर टू 35 to 40%। ये जो 50% था वो अब गिर के कितना हो गया था, 35 to 40% हो गया था। लेकिन ये मामला फिर चेंज हुआ 1980 के बाद, जब हमारी मार्केट खुली, जब डी रेगुलेशन और लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम इंक्रीज इन इनकम ऑफ वेल्थ एंड इनइक्वालिटी ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो कैसे कि अब मार्केट खुला, इंडस्ट्रीज आने लगी, लोग मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, अपनी कंपनी बनाने लगे, खड़ी करने लगे, पैसा इन्वेस्ट होने लगा, एफडीआई आने लगा। तो कहीं ना कहीं जो क्रिएटर माइंडसेट होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और जिनको पहले से भी बैकिंग मिली होती थी, वो ऊपर उठ गए और मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड जो है वो नीचे रह गया। ठीक, हम इस पे आते हैं कि इस आर्टिकल में रिच कंट्रीज और पुअर गवर्नमेंट की बात की गई है। मतलब कि ओवर द पास्ट 40 years कंट्रीज हैव बीन सिग्निफिकेंटली रिचर। ठीक है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट जो है वो पुअर हो गई हैं। ये साफ साफ एग्जांपल देता है प्राइवेटाइजेशन को। जिस कंट्री में प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा होगी वहां की सरकार सबसे कमजोर होगी। ओके, और सिग्निफिकेंटली ऑफ कोर्स लोग तो पैसे वाले होंगे, प्राइवेटाइजेशन है, सारी चीजें प्राइवेट हो रही हैं। ठीक, द करेंटली लो वेल्थ ऑफ गवर्नमेंट हैज इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ स्टेट कैपेसिटीज, ये एंड देन की चैलेंज 24th सेंचुरी। और जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो लोग अपने मन की करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई बात सुनेगा नहीं। तो क्लाइमेट वाली बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने मेंशन की है। सो ये पॉइंट आप बाय जरूर करिएगा, इसको जरूर लिखिएगा। वही चीज नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राइज ऑफ प्राइवेट हेल्थ। राइज ऑफ प्राइवेट हेल्थ सबसे ज्यादा देखा गया है चाइना और इंडिया में, और वो भी मार्केट खुलने के बाद। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़े हैं, वेल्थ की इनकम बहुत तेजी से बढ़ी है। एंड चाइना हैज द लार्जेस्ट इंक्रीज इन प्राइवेट वेल्थ इन द रीसेंट डेकेड्स। लेकिन चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी अथॉरिटेरियनिज्म इतना जबरदस्त है कि पुअर गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं होने देती। ठीक है, सो द प्राइवेट वेल्थ इंक्रीज सीन इन इंडिया ओवर टाइम ये है 290% इन इतना, आप ये देखो 560% इंक्रीज हुआ है इन 2020 तक। अमेजिंग। मतलब एफडीआई में अगर हम लगाएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज्यादा कहीं अगर एशिया में हुई है तो इंडिया में वन ऑफ द मेजर कंट्रीज है। ठीक है, तो जो डिस्कशन यहां पे हुई है वो ये है कि जो आर्टिकल ये मैंने न्यूज़पेपर से ही निकाला है कि सच डिवाइड्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द शेयर ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमॉन्ग द टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन अगेंस्ट द बॉटम 50। तो ये जो टॉप 10 है, ऊपर के जो एकदम एक्सट्रीम रिच हैं और जो एक्सट्रीम लोअर हैं वो 50% है। 50% की आबादी पूरे वर्ल्ड की एक्सट्रीम पुअर है और जो टॉप 10% हैं वो एक्सट्रीम रिच हैं। तो ये डिवाइड देख रहे हैं आप। ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू इनकम द टॉप 10 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन शेयर 52%। वर्ल्ड के जितने भी पैसे रुपए हैं दोस्तों, 52% तो इनके पास हैं, 52%। ओके, टोटल इनकम, वाइल द बॉटम हाफ सर्वाइव्स विथ मेयर 8.5। अब ये जो हैं बॉटम हाफ 8.5 ही हैं। ठीक है, दिस लीव्स 40% इन द मिडिल एंड 40% ऑफ द इनकम। और मिडिल जो है, जो मिडिल क्लास जो कहते हैं, वो 40% पे रह रहे हैं और यही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। ठीक है, सबसे चैलेंजिंग पॉपुलेशन है ये। ठीक, सो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ द टॉप 10 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ओन्स 76% ऑफ द टोटल वेल्थ, वाइल द बॉटम शेयर्स इतना। So the practice unabated accumulation has been possible in, so basically जो measures की बात हो रही है वो है resources की। ठीक है, यहाँ पे भी जब हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा था तो effective distribution of resources has led to these things। तो एक जगह पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, एक जगह पे बहुत कम सप्लाई हो रहे हैं। ये लिबरलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि डिपिक्शन ऑफ पुअर डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज टुवर्ड्स डिस्करेजमेंट एक्यूमुलेशन बाय द गवर्नमेंट। ये कहीं ना कहीं सरकार की ही नीतियों में से एक नीतियां हैं कि हमें जो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिसीज हैं उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। सच अ कंटेंशन इज एविडेंस्ड विद द राइज इन इक्वालिटी इन द यूएस, इंडिया अगेंस्ट द मॉडरेट राइज इन चाइना। सो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो फिगर्स है उसको ध्यान रखिएगा, कोट करने में अच्छा लगता है। ठीक है, इसके सजेशंस कुछ यही हैं जो हमने ऑलरेडी बात की है कि भाई जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, मल्टी मिलियनियर्स हैं, उनको एक हैवी टैक्स इंपोज करना चाहिए और वो पैसा फिर उन पुअर कंट्रीज में, उन पुअर स्टेट्स में, उन पुअर समुदाय को, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। उनके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में उनको
लिफ्ट करने के लिए उनका स्टेटस, ठीक है। गिव द लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ कंसिडरेंट टू मोस्ट प्रोग्रेसिव टैक्सेस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे अभी आपने ट्वीट पढ़ा होगा इलॉन मस्क का ट्विटर पे, ठीक है। आई थिंक IMF ने कहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि इलॉन मस्क की अगर 2.5% ऑफ द इनकम अगर हम यूज कर लें तो वर्ल्ड में से गरीबी खत्म हो जाएगी ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है, मैं आपको यहीं शेयर कर रहा हूँ, ये राइट मोमेंट था शेयर करने का। तो दैट्स हाउ इट इज, ओके। सो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आई होप आप आज का एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा होगा। तीनों आर्टिकल्स बहुत अच्छे थे और पूछे गए सवाल पे प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चलते रहे कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं और बातों को समझ रहे हैं। ज़रा सा भी कहीं लगे कि नहीं समझ में आता है, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इमीडिएटली, ओके। मिलते हैं अगले ओपेड एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।